हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत बच्चों का भी सबसे फेवरेट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं। कई बच्चे परेशान रहते हैं, सर अब एग्जामिनेशन में मात्र 20 दिन रह गए, 22 जनवरी को सर हमारा पहला पेपर है, अभी मुझे पता नहीं कौन सा शिफ्ट आया है, बट सर 22 जनवरी को लेकर अब मैं तैयारी कर रहा हूं, कैसे करूं। जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उनकी बात अलग है, बट कई बच्चे जो अपनी चाहते हैं कम से कम एनआईटी फिक्स हो जाए, एक अच्छा परसेंटाइल फिक्स हो जाए, ताकि वो आने वाले समय में जेईई एडवांस पे फोकस कर पाए। तो मैं एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बात करूंगा और बहुत ज्यादा मैं आपको ज्ञान भी नहीं दूंगा। मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल जेन्युइन मैं आपको मेथड बताऊंगा जो मैं फॉलो करता अगर मैं आपकी जगह होता। ठीक है, तो टाइटल क्या है, 150 प्लस इन जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट। ओके, और लास्ट 20 डेज का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। तो बहुत ही कम, बहुत ही छोटा सेशन होगा और आपको बहुत इससे फायदा होने वाला है। देखते हैं, और इस तरह के सजेशन बच्चों को बहुत जरूरी होते हैं लास्ट मोमेंट पर। तो देखते हैं बच्चे लोग, इससे पहले अगर देखिए किसी भी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट, और आपको पता है इस इंस्टीट्यूट के पास सबसे बेस्ट रिजल्ट है। तो बेस्ट एनालिसिस, बेस्ट सॉल्यूशन और सबसे अच्छे स्टूडेंट के साथ बेंच मार्किंग के लिए AAITS जरूर लीजिए, और इस कोड के साथ आपको बहुत अच्छा ऑफर यहां पर मिल जाएगा। ओके, और अगर आप रियली में कोई प्रेडिक्टेड टेस्ट चाहते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज रियली मिल रहा है, तो एक हमारे पास अलग से भी एग्जामिनेशन जो मात्र 500 में आपको ये मिल जाएगा जेईई आपको कि कौन सा कॉलेज आपको मिल रहा है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे लोग, जब एग्जामिनेशन करीब आता है तो बच्चों का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है, सर कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मैं इस पे भी अभी ज्यादा नहीं जाऊंगा। मैं क्या करूंगा, एक ऐसा शीट ले आऊंगा और दिखाऊंगा कि देखो भाई, सबसे पिछली बार सबसे ज्यादा जीओसी से क्वेश्चन आया था। तो इससे क्या हो जाएगा, क्या आपको सडनली उसके नंबर बढ़ जाएंगे या आपकी प्रिपरेशन बढ़ जाएगी? नहीं। आप इस तरह के शीट से अभी बाहर निकलिए, और अभी जो 20 दिन है जेईई मेंस के लिए, मैं आपको सजेशन कभी नहीं दूंगा कि जो टॉपिक वीक है उसको एकदम से छोड़ दीजिए। ठीक है, उसका भी तरीका मैं अभी आपको बताऊंगा बहुत ही कम समय में। ठीक है, तो इस तरह से मत जाइए, क्योंकि कोई श्योर नहीं है कौन सा चैप्टर आएगा और कौन सा चैप्टर नहीं आएगा। कोई भी लिख के आपको गारंटी नहीं दे सकता कि ये चैप्टर से पिछले साल क्वेश्चन कम आया तो तुम भी मत करो। ठीक है, हाँ, हर बच्चे का कुछ वीक एरिया होता है, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं 150 मार्क्स की तरफ। ओके, तो एक ऑन एवरेज हम टारगेट रखते हैं कि 39 क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो 152 मार्क्स आपके आने वाले हैं। ठीक है, निगेटिव को हम छोड़ देते हैं, इतना टारगेट आपको एटलीस्ट करना है। ठीक है, और बच्चा लोग, अगर मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन की तरह बात करूं, मैं इसीलिए स्टार लगाया हूं, तो फिजिक्स 13, ओके, बच्चा यहां पे केमिस्ट्री मैंने 13 रखा है, फिजिक्स भी 13 और मैथ 12, जस्ट एक डिस्ट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स के लिए। और मैंने कहा ये डिपेंड करेगा स्टूडेंट के स्ट्रेंथ पे। मुझे लगता है आप एग्री हो सकता है किसी बच्चे का ये 20 हो जाए। ओके, हो सकता है किसी बच्चे का मैथ में कम हो जाए, हो सकता है किसी बच्चे का मैथ ही ज्यादा हो जाए, केमिस्ट्री कम हो जाए। तो डिपेंड करेगा अपने अपने बच्चों के हिसाब से। मैं जानबूझ के ऐसा नहीं लिखा कि चलो इसमें मैं 2 क्वेश्चन और बढ़ा देता हूं, यहां 15, यहां 10 कर देता हूं, यहां 13 कर देता हूं। ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूशन हर बच्चे के हिसाब से हो सकता है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कौन सा हिस्सा है जहां पे आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। मैं तो चाहूंगा इसको आप मैक्सिमम की तरफ ले जाओ, फिजिक्स भी सेकेंड नंबर पे ले जाओ, मैथ में टाइम लगता है, बट आई विश कि आप में से किसी का कोई नंबर ना कटे। ठीक है, तो बच्चे लोग एक प्रैक्टिकल जोन में हम बात करते हैं, ये है पूरा ट्रूथ। और बच्चा लोग इतना सही होना चाहिए विदाउट नेगेटिव। इज इट क्लियर? तो आप कमेंट बॉक्स में वीडियो खत्म होने के बाद जरूर बताइएगा कि आपका स्ट्रेंथ एरिया कौन सा है और उसको कैसे फिर बाकी में हैंडल करना है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। बच्चे लोग, मैं अभी अगर आपको सजेशन दूं तो सजेशन भी हर बच्चे के लिए अलग अलग होगा। जरूरी नहीं कि मैं यहां से कुछ बोलूं और पूरे देश के बच्चों के लिए वही एक सजेशन काम करे, नहीं। ठीक है, हर बच्चे की अपनी प्रिपरेशन है, हर बच्चे का अपना एक प्रॉब्लम है, और जिंदगी में कुछ इजी और कुछ हार्ड नहीं होता। बच्चे कह रहे होते ये आता नहीं है, जिंदगी में जो समझ में आ जाए वो इजी है, जो ना समझ में आए वो हार्ड है। और यही बात टॉपिक पे भी लगता है। बच्चों का सिर्फ एक दुख होता है, क्वेश्चन का नहीं बनना। ठीक है, तो सजेशन जो होगा और एक्शन प्लान जो होगा वो भी डिपेंड करेगा अपने अपने स्टूडेंट की इंडिविजुअल प्रिपरेशन के हिसाब से। तो सबसे पहला, कई सारे बच्चों की कैटेगरी होगी, मैं बहुत नए अंदाज में इसको बताने की कोशिश कर रहा हूं।
कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सिलेबस कंप्लीटेड भी होगा और वो फुल्ली तरीके से तैयार होंगे और अच्छे मार्क्स की तरफ भी वो श्योर होंगे। कई बच्चे ऐसे होंगे सिलेबस तो कंप्लीट है, पढ़ लिए हैं, बट कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? उसका भी एक ही दुख होता है, क्वेश्चन का कन्वर्जन। ओके, क्वेश्चन बना रहे हैं, आंसर में श्योरिटी नहीं है, कई बार क्वेश्चंस के लैंग्वेज में फंस जा रहे हैं। ठीक है, कई बच्चे अभी भी ऐसे होंगे कि जिनके फ्यू चैप्टर्स अभी भी बचे हुए होंगे। आई श्योर कई बच्चे परेशान रहते हैं। स्टडीड बट प्रॉब्लम इन क्वेश्चन कन्वर्जन, ये सबसे बड़ा हिस्सा रहता है जो बच्चे अपने एक डिसेंट से नंबर को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। सर क्या करूं, 130 पे रुक जा रहा हूं, 110 पे रुक जा रहा हूं, सर 150 के ऊपर ही नहीं बढ़ रहा है। तो बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि उनको सिलेबस नहीं आता है। और लास्ट बात, कई बार बच्चा मुझसे बात करता है और कहता है सर मैं कैसे करूं, मुझे चैप्टर ही खराब है, अभी से शुरू करूंगा तो क्या होगा। भाई ऐसा नहीं होता है, बच्चे को सब पढ़ा हुआ होता है, बट होता क्या है, कोई एक चैप्टर उसने किया, कोई एक चैप्टर पकड़ा, अगर उसको सडनली 3-4 सवाल गलत हो गए तो उसका कॉन्फिडेंस हिल जाता है और उसे लगता है मुझे कुछ नहीं आता है। यही परम सत्य है। ठीक है, और बच्चा बस बोलने लगेगा सर मैं अभी से शुरू करूंगा तो क्या ठीक हो जाएगा। तो बच्चे लोग, अब आप खुद बताइए, क्या अगर मैं आपको कहूं कि जिसका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, क्या वो चैप्टर पढ़ने बैठ जाओ, क्या ये सही सजेशन होगा? बट मैं उन टीचरों में भी हूं जो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि कोई चैप्टर एकदम छोड़ दो, कि जो अच्छा है अच्छा कर लो, जो खराब है छोड़ दो। नहीं, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, उसका मैं तरीका बताता हूं कैसे। ठीक है, तो जो बच्चों का सिलेबस कंप्लीट है, बच्चे उनके लिए तो एक ही सजेशन बचता है, आप मॉक टेस्ट दीजिए और उससे भी ज्यादा उसके एनालिसिस पे जोर दीजिए। ठीक है, दोनों क्लास के बच्चों के लिए एनालिसिस। ठीक है, और एनालिसिस कीजिए, जिस तरह की कमी आ रही है उस पे काम कीजिए। और जिन बच्चों का कॉन्फिडेंस नहीं है, कन्वर्जन नहीं है, ठीक है, चैप्टर बचा हुआ है, इनके लिए मैं एक सजेशन दे रहा हूं। ठीक है, ये सारे एक ही कैटेगरी है एक्चुअली। इसमें होता क्या है, बच्चों का क्वेश्चन बनने में प्रॉब्लम है और एक जगह मैं बस रख दिया हूं जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मतलब 200 क्रॉस कर जा रहे हैं, 250 क्रॉस कर जा रहे हैं, तो भाई वो तो मॉक टेस्ट में जाएं और अपनी कमी एनालाइज करें कहां बच जाता है। बाकी जो बच्चे प्रोग्रेसिव नोट पर हैं कि भाई मुझे प्रोग्रेस करवाना अपना नंबर, वो क्या करे, तो मैं लास्ट मोमेंट पर मैं आपको कतई सलाह नहीं दूंगा ये किताब बना लो, वो किताब बना लो। सबको पता है सजेशन क्या होता है, PYQ कर लो। ठीक है, ये आपको भी पता है, कर रहे होगे। मैं पढ़ने का तरीका बताता हूं जिन बच्चों को बहुत ज्यादा लैग कर रहे हैं। सपोज मैंने एक PYQ उठा लिया, ठीक है, मान लेता हूं किसी को GOC में इशू है, ये चैप्टर आपके हिसाब से कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब समय कैसे जाएगा, लास्ट मोमेंट पर मैं ये क्वेश्चन पढ़ूं। अब एक बच्चा होगा, आप बताना आप किस कैटेगरी में आते हो। एक बच्चा होगा, अरे यार ये तो मुझे आता ही नहीं है, चला गया वो फिर से GOC पूरा पढ़ने जा रहा है। समय की बर्बादी, क्वेश्चन पहले भी नहीं बनता था, अभी भी नहीं बनेगा। सबसे बेटर क्या है, आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा, ठीक है, लास्ट मोमेंट पर। ठीक है, इसमें क्या था, न्यूमैन प्रोजेक्शन आपको बताना था, ओके, आर शोन इन बिलो, और बताना था इसमें आइडेंटिकल मॉलिक्यूल कौन से है। सपोज किसी को नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट इसका 1-2 बार ट्राई करो, क्लास टीचर के नोट्स देखो, जिस क्वेश्चन में फंसो उस क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग थ्योरी देख सकते हो अगर इच्छा है तो। अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो, अगर एक बार भी पढ़ा हुआ है कभी भी, सीधा आंसर पे आइए, सीधा आंसर पे आइए और देखिए यहां पर ये इस तरह से बनाया गया। क्या आंसर से समझ में आ गया? यस, इसको लर्न कीजिए। अब ईगो छोड़ दीजिए, अब दिल से बताना कितना समय लगेगा। किसी बच्चे से क्वेश्चन नहीं बन रहा बट ये इसको देखने में, सेकंड क्वेश्चन आए, चलो आपने 1 मिनट ट्राई किया, नहीं समय नहीं है भाई साहब, हटाया, सीधा यहां आ गए। अच्छा, क्या आंसर देख के लर्निंग हो रहा है? एक्सेप्ट इट, इट इज ऑल्सो ए लर्निंग। एटीट्यूड को हटाओ, ईगो हटाओ। ठीक है, 2, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पढ़े यहां पर, ओके, ये रहा तीसरा, ये, और आपको ये भी आइडिया हो रहा है ये क्या 2019 में आ गया, 2020 एडवांस में, ये तो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, मतलब हर शिफ्ट में एक IUPAC पे आ रहा है, आपको एनालिसिस भी होता जाएगा। लास्ट मोमेंट पर प्लीज मैं आपको पर्सनली सलाह दूंगा, भारत का जो भी कंपटीशन है वो आपको नोबेल प्राइज और फील्ड मेडल दिलाने का अवार्ड नहीं है। यहां पर 3 घंटे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनाने का एग्जाम है। क्वेश्चन देखिए, रिवर्स इंजीनियरिंग कीजिए, सीखिए जिनका प्रॉब्लम है, और ठीक है, और जितना फास्ट से फास्ट हो सकता है कीजिए। आप दिल से बताना कितना समय लगेगा पर चैप्टर। मैं गारंटी देता हूं 1 दिन के अंदर आप कई चैप्टर निपटा सकते हो, बशर्ते आप प्रोफेशनली तैयारी करोगे। मुझे लगता है लास्ट मोमेंट पर किसी बच्चे का स्कोर अगर 120, 130, 110, 150 इस एरिया में कहीं वो स्टक कर रहे हैं और तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, दिस इज द शॉर्टेस्ट मेथड। और यहीं पर मैंने
इसलिए नाम रखा है रिवर्स इंजीनियरिंग। ओके, जैसे आप कोई चीज बना हुआ है, आप खुद बताइए कि आंसर ढक देंगे, क्वेश्चन ट्राई करेंगे, एक क्वेश्चन को 4 तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे, कितना समय जाएगा? समय है 20 ही दिन। ठीक है, आप बना ही नहीं पाओगे, आपका सिलेबस रखा रह जाएगा। और कोई बच्चा 12 घंटे की एक वन शॉट थ्योरी देखने चला गया पर चैप्टर, क्या हाल होगा उसका? क्या थ्योरी देख के क्वेश्चन बन जाता है? अगर बनना होता तो 2 साल पहले आपसे बन गया होता। तो प्रॉब्लम जो है उसी का सोल्यूशन लाइए। जितना ज्यादा क्वेश्चन देखोगे उतना ज्यादा आप लर्निंग मेथड आएगा। और रिवर्स इंजीनियरिंग करो, हाँ देख के सीख रहे हो तो भूल जाओगे, और जब भूल जाओगे तो इसका मतलब है इसको रिवीजन ज्यादा चाहिए। तो आज देखा, 2 दिन बाद फिर इसको कर लो। रिवीजन जितना ज्यादा कर सको और आंसर से रिवर्स से सीखते चले जाओ। कितने लोग इस बात से एग्री करते हो बताना। अब जो चैप्टर आपका बहुत वीक है, जो आपके कई सारे दोस्त और टीचर आपको बोल देते हैं इसको छोड़ दो, एडवांस का पेपर होता तो मैं कहता छोड़ दो, मेंस के लिए छोड़ना, इसका मतलब आप इंजीनियरिंग को समझे नहीं। आप खुद देखो, कोई जीओसी बेचारा परेशान होकर छोड़ दिया, क्या ऐसे क्वेश्चंस आएगा, कितना दुख होगा पूरी जिंदगी कि यार मैंने ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ दिया। तो आपको क्या करना है, जो टॉपिक आपको बहुत वीक है, वीक मतलब बच्चा जिससे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, थ्योरी आपका स्टिल पढ़ा हुआ है, आप ये मत करने जाओ कि थ्योरी की तरफ पढ़ने के लिए भाग गए। अगर बहुत दिल करता भी है तो 1 आवर में किसी भी जो वीक एरिया है उसके एनसीईआरटी को एक रीडिंग डाल दो। एटलीस्ट जो समझोगे आपको ये पता चल जाएगा कौन कौन सा टॉपिक है, क्या क्या कहां पर लिखा हुआ है, और बस यही तरीका आप अप्लाई कर दो। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू लेके बैठ जाओ, ठीक है, और देखना स्टार्ट करो। अच्छा ये देखो, देख लिए यहां रिपीट हो गया, एक बार साइक्लिक का आ गया, देखो फिर से यहां यूपीएससी आ गया, तो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, अरे ये तो रिपीट हो रहा है। और नहीं आता है, आंसर देख के सीखिए। आंसर देखने में भी अगर प्रॉब्लम है, आंसर देख के भी नहीं समझ में आ रहा है, तो जो कंसर्निंग टॉपिक है सिर्फ उसी का थ्योरी देखिए। जो जबरदस्ती कह देते हैं ना टीचर के नोट्स पढ़ लो, अरे नोट्स पढ़ के भी क्या करोगे, क्वेश्चन कन्वर्जन नहीं है तो नोट्स भी उसी का पढ़ो जहां क्वेश्चन में स्टक कर रहे हो। सारे कॉन्सेप्ट आपके अपने आप अपने होते जाओगे। और जो मैं बता रहा हूं यही मैं क्लासरूम में सिखाता हूं कि डे 1 से ये करो, बट कई बच्चे थ्योरी के महाजाल में फंसे रहते हैं। ठीक है, इंडियन कंपटीशन क्वेश्चन कन्वर्जन का एग्जाम है, इसीलिए ओके ये फील्ड मेडल, मैं बार बार कह रहा हूं, नोबेल प्राइज लाने का अवार्ड एग्जाम नहीं है। यहां पर आपको 3 घंटे के अंदर ज्यादा से ज्यादा आंसर लाना। हो सकता है कि एल्बर्ट आइंस्टीन फिजिक्स में आपसे बहुत ज्यादा जानते हैं, बट एग्जाम देने बैठे तो 3 घंटे में आप ही ज्यादा नंबर लाओगे। तो ये, और इसका मतलब ये भी नहीं कि आप ज्यादा नंबर लाए हो तब बहुत फिजिक्स के बड़े बादशाह हो गए और केमिस्ट्री के। तो इंडियन कॉम्पिटिशन बिल्कुल अलग है, ठीक है, और पॉजिटिवली इसको लीजिए और प्रॉमिस कीजिए कि आप सब लोग पढ़ेंगे, मैं ज्यादा आपको नहीं दूंगा। ये एक बहुत बड़ा टर्म है, सर टेस्ट कितना दे, देखो फिर ये बच्चे पे डिपेंड करेगा। आप खुद सोचो, कोई बच्चा 240 250 स्कोर कर रहा है, इसका मतलब है कि ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीटेड है, सब कुछ है। तो इसके लिए हो सकता है कि पर डे एक मॉक टेस्ट दे दे। जो बच्चे बहुत एडवांस लेवल पे चल रहे हैं, ठीक है, जिनका स्कोर बहुत हाई चल रहा है, इवन जिनका 220 भी 240 एकदम रेगुलर पर चल रहा है, तो उनको एनालाइज, बस अब उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रह गया है। वो अच्छे टीचर से कंसल्ट करे, एनालिसिस करे, एरर्स के टाइप वो पहचाने, टाइप ऑफ एरर क्या है, ठीक है, टाइप्स ऑफ एरर पहचाने, कैलकुलेशन है, और हर दिन अपने एरर्स को थोड़ा सा ध्यान में रखकर काम करके फिर से एक टेस्ट दे। बट जिन बच्चों का, क्योंकि आज का सेशन है थोड़े से मीडियम मार्क्स के लिए, ताकि परसेंटाइल 97 98 पे आपका कम से कम फ्रीज हो जाए, ठीक है, तो उन बच्चों के लिए मैं कहूंगा, क्योंकि अगर कोई बच्चा सिलेबस कंप्लीटेड है, 2 साल पढ़ भी चुका है या ड्रॉप भी ले चुका है, स्टिल वो नंबर में स्ट्रगल कर रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन कन्वर्जन का इशू है। और बच्चा अगर उसको मैं डेली कह दूं, डेली मॉक टेस्ट, डेली, नहीं फायदा होगा, ठीक है। और ये गलती तो तुम बिल्कुल मत करना कि दिन में 2 मॉक टेस्ट दो। भाई सिर्फ एग्जाम देने से क्या होगा, क्या होगा, वहां पर मॉक टेस्ट दो बट एनालिसिस करना जरूरी है। तो वहां पे क्या करोगे, ये क्वेश्चन गलत हुआ, क्वेश्चन कैसे बनता, यही तो सीखते हो। तो यही मैं कह रहा हूं, अपने एरर्स, तो आप भी अपने एरर्स को छांटिए और एरर्स को देखिए क्या प्रॉब्लम है, उसके आंसर से सीखिए, और फिर आप पर भी कम से कम 2 से 3 टेस्ट आप दे सकते हो, जो एक आप बहुत ज्यादा सुधार की गुंजाइश जिनमें है। क्योंकि मैं वो टाइम क्यों दे रहा हूं, एनालिसिस का, जहां जिस एरिया में आप लैक करते हो उस एरिया के पीवाईक्यूज, उस एरियाज के कंसर्निंग थ्योरीज, और जबरदस्ती किसी टॉपिक के रिवीजन के नाम पर पूरा चैप्टर पढ़ना बंद करो। सबसे पहले तो अपना टाइम बचाओ, ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, ठीक है। और रहा हाई वेटेड चैप्टर, इन चीजों के मोह माया से निकलिए। ऑफ कोर्स जीओसी
POC से ज्यादा आता है, कोऑर्डिनेशन है, ओके, केमिकल बॉन्डिंग है, D&F है। ये मेरे बताने की जरूरत नहीं, आपको पहले से पता है। बट जो चैप्टर बहुत अच्छा है आपने पहले से भी इसको किया है, और जो एकदम बुरा है एटलीस्ट NCERT और एक आध 2 साल का PYQ देख लीजिए कम से कम समय में, ताकि इजी क्वेश्चन छूटने का गम ना हो। ओके और लास्ट में थोड़ा सा जब NCERT पढ़ते हैं थोड़ा सा एनालाइज कर लिया कीजिए। कई बार बच्चा क्या होता है, अरे नीचे जाने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, बट ये देखिए टेबल में किसका कम है, एल्यूमिनियम, और NCERT ये क्वेश्चन पूछेगा। NCERT इवन यहां तक भी पूछ चुका है इसका एटॉमिक रेडियस नीचे इधर की ओर बढ़ेगा, बट हाईएस्ट जंप क्या है 88 से 143, बट इधर में इतना जंप नहीं है, तो हाईएस्ट जंप इनके बीच है, ये भी पूछ सकता है। तो एक बार टेबल एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा, वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो मैं बच्चे इस पे ज्यादा भी नहीं बोलूंगा, और अभी भी कई बच्चे AITS मिस कर रहे हैं और उनको कोई चाहिए तो प्लीज इस YouTube 50% ऑफ कोड को इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को एक अच्छे मार्क्स की तरफ आप अग्रसर करा सकते हैं। और बच्चे लोग, अगर आपको रियली में जानना है कि आप किस कॉलेज आपको मिल पा रहा है, उसके लिए एक टेस्ट देना चाहते हैं, तो एक बहुत ही सुनहरा अपॉर्चुनिटी आपके लिए, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, कोड भी है आपका और ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आएगा, और अपनी राय जरूर लिखिएगा, और जो क्वेश्चंस पूछे उसका आंसर भी दीजिएगा। तो डेट भी आ चुका है 22 तारीख से लेकर, ठीक है, 9 से और 3 से 2 शिफ्ट में एग्जाम है। तो आई होप बच्चे बहुत अच्छा करें, और ऑल द बेस्ट। इसी के साथ में आज का सेशन अपना समाप्त कर रहा हूं। बाय।